नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से भारतवर्ष में अमृत का महाकुंभ शुरू हो गया है और हम कह रहे हैं कि ये है महाकुंभ का महाशुभारंभ। एक ऐसा सनातन पर्व जो कई बरसों से, कई शताब्दियों से कहा जाता है कि ये सबसे पुराना पर्व है और दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ एक साथ इतने लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं। और ये पर्व है सनातन का, जो हर 12 साल में एक बार लौट कर आता है। वैसे तो कुंभ 4 स्थानों पर देश के अंदर होता है, लेकिन उसी स्थान पर दोबारा लौट के आने में उसे 12 वर्ष का समय लगता है। कुंभ की क्या महिमा है, शायद इसे बहुत ज़्यादा मैं बोलूं तो सही नहीं लगेगा। एक हद तक तो हम सब लोग उससे परिचित हैं, जानते हैं, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ हो वो समय से परे नहीं होती। तो कई शताब्दियों से कुंभ का स्वरूप भी बदला है। दिन पे दिन ये सनातन का पर्व तो है, लेकिन इसमें नई समय के हिसाब से नई चीज़ें भी जुड़ती गई हैं। और अब तो इसमें सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, देश विदेश से ऐसे लोग भी आते हैं जो सनातन में गहरी रुचि रखते हैं, हिंदू धर्म को बहुत जानना या समझना चाहते हैं। विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं। तो बड़ा जानने समझने का ये मेला है, ज्ञान का संगम है। और फिर एक इवेंट के तौर पे तो इसके क्या ही कहने। तो आज हम आपसे यही कहेंगे कि भाई संगम में एक डुबकी इस कुंभ में आप भी क्यों ना लगाएं, तो वो कैसे होगा। और साथ ही कुंभ को और बेहतर जानेंगे तो और जिसको कहते हैं वो इच्छा प्रगाढ़ होती है, वो भी कोशिश होगी। और क्या इस समय देश में इसके लिए टूर्स हैं या किस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचने के क्या साधन हैं, वहाँ रुकने के क्या साधन हैं, किस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से है, बाकी और चीज़ें क्या है जो लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि इनफैक्ट कई मेरे जानने वालों ने भी मुझसे पूछा कि वहाँ जाना है तो क्या करना है। तो हमने सोचा क्यों ना हम सबके लिए बात करें। तो चलिए, आज हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में वैदिक गुरु और एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रद्युम्न को और वॉविडेज के CEO राघव चौधरी साहब को। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य प्रद्युम्न, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि महाकुंभ का महाशुभारंभ हो चुका है। वैसे अमूमन एक बड़े तौर पे, मोटे तौर पे सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ का पर्व क्या है, उसकी शुरुआत के पीछे क्या पौराणिक कथा है, वो सबको पता है। फिर भी अगर हम समझें तो इसका जो एक दूसरा महत्व है कि क्यों इस तरह का इतना बड़ा आयोजन भारत में होता है, क्या करने की कोशिश होती है इस आयोजन के पीछे, अगर आप वो हमें बताना चाहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा आप सभी दर्शकों को प्रणाम। बात करते हैं महाकुंभ के ऊपर। महाकुंभ अपने आप में सनातनीय के अंदर सनातनीय एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा गैदरिंग वाला इवेंट भी माना जाता है। अगर आप इसकी ज्योतिषीय गणना देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कुंभ की क्या महत्ताएं हैं। 2025 में लगने वाला कुंभ महाकुंभ इसलिए कहला रहा है क्योंकि जब कुंभ 12 बार लग जाता है और 12 साल तक रिपीटिंग हो जाती है उस चीज की, तो 144 कैलकुलेशन ऑफ ईयर निकल कर आता है, जो कि महाकुंभ बनाता है। 4 प्रकार के कुंभ होते हैं: अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, मघ कुंभ और महाकुंभ। तो इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है। और महाकुंभ के अंदर अगर आप वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप इसकी एक कहानी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जब देवताओं और असुरों की लड़ाई चल रही थी, अमृत के लिए लड़ाई चल रही थी, उसकी कुछ बूंदें त्रिवेणी घाट पर गिरी, जिसे प्रयागराज के नाम से पूरी दुनिया जानती है। जहां पर आप देखेंगे वहां पर आपको जो 3 विशेष नदियां के बारे में जिक्र किया जाता है, सरस्वती, गंगा और यमुना। जो वो त्रिवेणी चीज बनी, वो जो त्रिवेणी एक पॉइंट बना, उस जगह पर अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए पूरे विश्व भर से लोग, सनातन लोग, हर प्रकार के लोग, मानने वाले लोग, हिंदू रिचुअल के अंदर जो अपनी इच्छाएं रखते हैं, जो हिंदू तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, वो सब लोग आके महाकुंभ 2025 में, जो कि प्रयागराज के अंदर आयोजित किया गया है, वहां पर आकर अब स्नान करते हैं और उसकी महिमा मंडल को देखते हैं कि कैसे 40 करोड़ लोगों से भी ज्यादा वहां पे लोग पहुंचेंगे। साथ ही साथ एक नया अभा मंडल मिलेगा। आप सोच के देखिए कि अगर आप एक बार नमः शिवाय का जाप करते हैं और वहां पे तो 40 करोड़ लोग होंगे, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग, उसका अटैचमेंट, उसका अलाइनमेंट कितना ज्यादा हमारे मनुष्य के जीवन पे पड़ने वाला है। तो इतना भव्य रूप के अंदर इस बार कुंभ का आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है जी। तो और ये जो कुंभ है ये विशेष रूप से 44 डेज के लिए लगा। जी आचार्य प्रद्युम्न साहब, बिल्कुल। तो हम और भी बात करेंगे।
हाँ, महाशिवरात्रि मैं 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर्व के के दिन इसका विशेष रूप से समापन वहां पे होगा। जो हम स्नान की बात कर रहे हैं, वहां पे विशेष रूप से जो स्नान की बात चल रही है, उसके कुछ विशेष डेट्स हैं जिसपे लोग पहुंचते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से स्नान है और वो कौन कौन से दिन होने जा रहे हैं? पहला है मकर संक्रांति के दिन, जो कि 14 जनवरी को है। फिर दूसरा है मौनी मावस के दिन, जो कि 29 जनवरी को है। तीसरा है बसंत पंचमी के दिन, जो कि 3 फरवरी को है। चौथा है मघा पूर्णिमा के दिन, जो कि 12 फरवरी को है। आखिरी है 26 फरवरी के दिन, जो कि महाशिवरात्रि का पर्व है। और इस बार भूतो ना भविष्यति, आपने कन सुना होगा, महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। इस बार विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, भव्य रूप के अंदर महामृत्युंजय यंत्र का भी निर्माण कुंभ के अंदर 144 साल के बाद किया जा रहा है, जो कि अपने वहां पे प्रयागराज के अंदर अगर आप देखते हैं तो सेक्टर बना दिए गए हैं। वहां पे 24 सेक्टर हैं। 24 सेक्टर के अंदर से जो 22वां सेक्टर है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र भी बनाया गया है। तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जा रही है और इतने भव्य रूप में इस चीज को किया जा रहा है। तो मेरा तो सब लोगों से निवेदन है, जो कि आदरणीय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के माध्यम से वहां पे इतना सुंदर आयोजन किया गया है, जो उनकी रचना को उन्होंने वहां पे दर्शाया है। तो सभी लोग वहां पे जरूर पहुंचे, वहां पे जाए, कुंभ स्नान का आनंद लें। जी चलिए, तो यहाँ पर राघव जी भी जुड़ गए। राघव जी, हम महात्मा तो समझ ही रहे थे कुंभ का, आप थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि कुंभ में अगर किसी को विजिट करना है तो इस बार किस तरह के इंतजामात हैं, कैसे कोई जा सकता है और क्या अलग अलग साधन हैं वहाँ पर? चलिए, राघव जी से शायद तो आचार्य प्रद्युम्न हम एक बात कर रहे थे और वो ये थी कि शाही स्नान, आपने स्नानों का महत्व बताया, लेकिन एक होते हैं, कुल मिला के 6 स्नान है इस बार, जिसमें से 3 शाही स्नान है, 3 बाकी के स्नान हैं। तो शाही स्नान का कोई विशेष महत्व, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ उसी दिन आपको जाके स्नान करना चाहिए। कुंभ का ये जो पूरा पीरियड है, जो कि 44 डेज का है, आप कभी भी जाकर स्नान करें, आपको पवित्रता मिलती है। स्नान करने से हमारा मन, हमारा तन, हमारे विचार, हमारा आचार, सब कुछ संतुलन रूप में रहता है। हमें उन सारी चीजों से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है। पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले स्नान कौन करता है, उसके अंदर सबसे पहले स्नान की जब बात करते हैं तो वहां पे नागा साधु सबसे पहले वहां पे स्नान करते हैं। प्रमुख संत जो हैं फिर स्नान करते हैं, जो अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं फिर वो स्नान करते हैं, और साथ ही साथ आम जन फिर उसके साथ साथ स्नान करते हैं। तो स्नान का ऐसे प्रक्रिया रहती है कि इसके साथ साथ सब लोग वहां पे जाते हैं, स्नान करते हैं। जी, तो ये तो एक बात हुई प्रद्युम्न जी स्नान की लेकर, लेकिन स्नान तो 6 ही दिन के रहते हैं। बाकी का जो पूरा कुंभ होता है, बाकी दिनों में जैसे आपने कहा 44 दिन का पूरा मेला, उस दौरान क्या क्या होता है कुंभ के अंदर? कुंभ के अंदर सनातनीय परंपरा से अलग अलग वहां पे, क्योंकि अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, लोग जाते हैं वहां पे, स्पिरिचुअलिज्म को समझते हैं, अध्यात्म, हिंदू का जो ओरिजिनल अध्यात्म है, हिंदुता के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, स्नान भी करते हैं। वहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे होते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, वहां पे उस वाइब्रेशंस को फील करते हैं, अपनी अंदर की खोज को जागृत करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं, संत समाज से मुलाकात होती है। हमें अपने धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जो बातें हमें नहीं पता है उनके बारे में हमें पता चलता है, कुंडली जागरण के बारे में पता चलता है, ज्योतिष ग्रहों के बारे में पता चलता है। वहां पे अलग अलग प्रकार के इतने सिद्ध साधु पहुंचते हैं जिनको हम वैसे कभी मिल भी नहीं सकते, हम चाह कर भी उनके पास पहुंच नहीं सकते, हम उनके पैरों की नाखून के जूते के बराबर भी नहीं होते हैं, पर वहां पे हमें मौका मिलता है कि उनके दर्शन कर पाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इतने हजारों करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और इस बार का जो कुंभ है इतना ज्यादा मेंटेन्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर, क्योंकि कुंभ के बारे में एक बड़ी विशेष बात है कि आप वहां जाएंगे तो कोई ना कोई, हमेशा आपने देखा होगा कि लोग गुम जाते हैं, पर सरकार के द्वारा इस बार जो वहां पे व्यवस्था करी गई है वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि आदमी गुम नहीं सकता। इतने ज्यादा वहां पे AI से रिलेटेड
इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके फेस रिकॉग्निशन के कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ वहां पे रहने की पूरी व्यवस्था करी गई है। 40 करोड़ लोग सर बहुत बड़ी अपने आप में संख्या हो जाती है, उसको लोगों को समझना पड़ता है। पर मेरा साथ ही साथ 2 से 3 चीजों का निवेदन भी रहता है। पहला निवेदन यह होता है कि आप वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे कचरा ना फैलाएं, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो सरकार ने, अलग अलग लोगों ने, संस्थाओं ने ऐसी व्यवस्था भी करी है कि वहां पे आपको स्टील की थाली भी दी जा रही है, जिसको आप अलग अलग जगहों पे जाकर जहां भोजन कर रहे हैं, जो मठ बने हुए हैं, जो खाने के स्थान है, वहां पे मिट्टी के कुल्हड़ों का भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, इस कुंभ की शोभा बनी रहे, पर्यावरण युक्त कुंभ जी ये बने। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो हम सबको समझनी ही चाहिए। अच्छा, आपने आचार्य जी अखाड़ों का जिक्र किया, तो ये आपने कहा 13 अलग अलग अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का क्या महात्म्य है, क्या इनका कुंभ से कनेक्शन है? ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा ये बताइए। सारे अखाड़े कहीं जाते नहीं है, ये सारे अखाड़े अलग अलग जगहों से, जैसे कहते हैं ना, एक यूनाइटेड नेशन की कोई कम्युनिटी है, तो उसी प्रकार से हमारे धर्म के अंदर जो अखाड़े हैं वो हमारे सिंबल हैं, हमारे पिलर हैं। जैसे महामंडलेश्वर होते हैं, जैसे आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, अलग अलग संत समाज के लोग होते हैं, तो वहां पे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे धर्म के ऊपर चर्चा भी की जाती है। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने मठ, जो उनके मठ बने हुए हैं, जैसे कुछ लोग प्रयागराज में रहते हैं, कुछ लोग हरिद्वार में रहते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार के मठ हैं, तो वहां पे जाकर के वो फिर विराजमान हो जाते हैं, वहीं वो रहते हैं। तो जब कुंभ होता है तो हर प्रकार के लोग हर जगह से वहां पर इकट्ठे होते हैं, जिससे धर्म के ऊपर धर्म चर्चा का विषय रखा जाता है। जी, इसके अलावा आचार्य जी, कुंभ के दौरान हमने देखा है कई यज्ञों का आयोजन किया जाता है, जो अलग अलग, देखिए एक तो आपने जिक्र किया कि अखाड़े आते हैं, उसके अलावा अलग अलग देश के कोने से, चाहे वो फिर उत्तर भारत हो या इवन दक्षिण भारत हो, बड़े बड़े जो संत हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो सब भी आते हैं। उनके मैंने देखा बहुत बड़े पंडाल लगते हैं और उनमें यज्ञ होते हैं, उनमें कई बड़े आयोजन होते हैं। उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, वहां पे बेसिकली आप कुंभ में जब जाएंगे, आपकी जैसी एंट्री होती है, वो लगभग 70 किलोमीटर जितना एरिया वर्चुअल उसका होता है, लोग वहां पे जाते हैं, स्नान करते हैं। विशेष रूप से जिनको वहां पे पूजन करवाना होता है, पूजन करना होता है, पूजन के अंदर विशेष प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। वहां पे पितृ गायत्री के लोग आते हैं, कराते हैं, मुखी का अनुष्ठान कराते हैं, नवग्रह शांति का कराते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर एक व्यक्तित्व करते हैं, अगर जो व्यक्ति 12 साल का है वो कुंभ में जाता ही नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। जब हम 24 साल के रेशियो के अंदर आते हैं, हमारी पढ़ाई होती है, हमारा बर्डन रहता है। जब हम 36 साल के रेशियो में आते हैं तो हमें यादगार चीज तो आती है कि कुंभ जैसी कोई चीज है, हमें जाना चाहिए, हम सनातनी हैं, परंतु हम जा फिर भी नहीं पाते। जब हम 48 की लाइन में आते हैं तो हमें लगता है कि अब जाने की कोशिश करते हैं, 50 प्लस फिर भी नहीं जा पाते। तो आप ये समझ लीजिए कि एक मात्र मौका है इस बार, आपको कुंभ में जरूर जाना चाहिए। अब जो लोग वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, जो लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते, उनके अलग स्थान से एक व्यक्ति स्नान कर ले, पूरा का पूरा ज्यादा इसकी इतनी ज्यादा मान्यता बताई जाती है। तो भिन्न भिन्न पूजाएं के बारे में किया, तो लोग वहां पे अलग अलग जो मंदिर बने हुए हैं, जो हैं, इतने बड़े पंडाल होते हैं, तो सारे लोग, आदमी भूखा नहीं जाता। यही हमारा संस्कृति है और ये संस्कृति हम लोगों को बताते हैं। तो इतने थोड़ी उनसे भी बात कर लेते हैं आपसे, लेकिन जाने के लिए, कुंभ का आनंद लेने के लिए, कुंभ का लाभ लेने के लिए किस तरह के आयोजन हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी है? प्रयागराज एक ऐसी जगह जहां पे हमने सुना कि टेम्परेरी एक हवाई अड्डा भी वहां तैयार किया गया है, वो तो खैर एक अलग बात हुई। और जो अब हम 2025 में हैं, काफ़ी समय अब मॉडर्न वक्त है, तो क्या इसमें इस बार बदलाव आया इन सभी चीज़ों को लेकर? देखिए, वो केंद्र सरकार हो या नहीं तो राज्य की सरकार हो, बहुत सारी सुविधा इसके लिए किया, पर लगातार पिछले 2 साल से काम कर रहे दोनों सरकार मिलजुल के महाकुंभ के लिए।
अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सारे राज्य सरकार, अभी नॉट ओनली उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, क्योंकि भारत से नहीं तो बाहर से भी बहुत सारे राज्यों से यहाँ पे भक्त आने वाले, करोड़ों भक्त आने वाले हैं। इसलिए सारे राज्य सरकार केंद्र सरकार के मिलके 2 साल से इसका आयोजन कर रहे थे और बहुत सारी सुविधाएं की। उसके हिसाब से अभी देखिए, पहले तो 110 ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी, बट ओनली महाकुंभ के पर्व में लगभग विशेष ट्रेन से 3000 से अधिक ट्रेन का व्यवस्था किया गया। और रोडवे से जाने के हर एक अलग चारों तरफ से रोडवे कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है इनका, और पार्किंग की व्यवस्था है बहुत अच्छे से किया गया। बहुत लाखों में वॉलंटियर की संख्या यहाँ पे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और वॉलंटियर्स जो पहले से ऑलरेडी 1-2 साल से चल रहा था, हजारों लाखों संख्या में वॉलंटियर्स को रखा गया पार्किंग के लिए और बाकी भक्तों के लिए। और यहाँ पे तो टेंट सिटीज की सुविधा, अभी होटल्स तो लगभग ऑलरेडी सारे होटल्स, नया होटल्स भी आ चुका है अयोध्या जब से बना, प्रयागराज में और अयोध्या में। पिछले 2-3 साल से बहुत सारे होटल्स खुल चुके हैं, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। इसके हटके भी अभी सरकारों ने ये और प्राइवेट संस्था से मिलकर टेंट सिटीज का सुविधाएं रखा है, शिविरों का सुविधाएं रखा, और कम्युनिटीज के लिए अपना अपना सत्र है, जो लगभग करोड़ों लोगों के लिए कैटर करने के लिए सुविधा है। नॉट ओनली प्रयागराज के आसपास में और अयोध्या के आसपास में और वाराणसी के आसपास में, क्योंकि तो इसको अगर ऐसे, राघव जी, इसको ऐसे अगर समझने की कोशिश कीजिए कि समझिए मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ मुंबई से, अब मुझे 2 या 3 दिन के लिए या वीकेंड में ही एक बार प्रयागराज आना है और कुंभ का दर्शन करना है, कुंभ मेले को देखना है। तो अगर यहाँ से हम शुरू करें मुंबई से, तो यहाँ से आना, वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी, कहाँ रुकूंगा, से वापस आने तक अगर आप बताएं तो ये हमारे लोगों के लिए आइटनरी हो जाएगी, दर्शकों के लिए। अगर आप यदि मुंबई से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक हो गया हवाई अड्डा, तो एरोप्लेन से आप आओगे तो प्रयागराज का एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में त्रिवेणी संगम है, राइट। तो प्रयागराज के एयरपोर्ट हो गया, नहीं तो रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन है त्रिवेणी संगम से। तो यहाँ यदि रोडवे से आ रहे हो तो प्रयागराज मेन कनेक्टिविटी वहां से, तो एरोप्लेन इज द बेटर ऑप्शन अगर आप मुंबई से आ रहे हो, या नहीं तो दिल्ली से आ रहे हो, लखनऊ से, अलग अलग हर एक एरोप्लेन का जो एयर स्टेशन से आपका कनेक्टिविटी बढ़ाया गया डेली, एटलीस्ट 40 to 50 फ्लाइट्स का हर एक स्टेशन से बढ़ाया गया था। तो मुंबई से आप कनेक्टिविटी ले रहे हो तो एटलीस्ट मैं कहना है कि 4 से 5 दिन का सोच के आइए महाकुंभ के लिए। तो आपका एक प्रयागराज का 1-2 दिन हो गया, फिर वहां से आप अयोध्या जाओगे और वहां से वाराणसी कनेक्ट करके एटलीस्ट 4 नाइट 5 डेज का आप टूर करके फिर वापस जा सकते हो मुंबई। जी, चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा और कुंभ के इस मेले के महात्मा को समझेंगे, और साथ ही कि आप अगर इतनी दूर जा रहे हैं, कुंभ के दर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए और क्या खास इंतज़ाम है, क्या चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है, और कैसे इस सनातन के महापर्व से आप भी अमृत की डुबकी लगा सकते हैं। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।